Hello guys, this is Yagya Chabra and today we starting a new chapter called Issue of Security, Chapter 17 in CS Executive Module, which cover the most important regulation, SEBI ICDR Regulation 2009. We start from introduction. The company are also raising fund through new avenues to fulfill the fund requirement for different purpose. ये इस चैप्टर में अपन को फंड रिक्वायरमेंट को फुलफिल करने के बहुत सारे तरीके के बारे में पता चलेगा. फंड रिक्वायरमेंट. अब आगे पढ़ते हैं. सेबी रेगुलेट द इशू ऑफ सिक्योरिटी बाय लिस्टेड पब्लिक कंपनी इन इंडिया बाय सेबी आईसीडीआर रेगुलेशंस that regulated various types of issue related aspects such as eligibility, promoter contribution, pricing and other procedural aspect. ये क्या कहना चाह रहा है कि सेबी जो रेगुलेट करता है इशू ऑफ सिक्योरिटी बाय अ लिस्टेड पब्लिक कंपनी. मतलब ये लिस्टेड कंपनी है जिसने क्या किया इशू किया है, वो भी सिक्योरिटी का. तो वो इसे रेगुलेट करने की बात कह रहा है और वो उसको रेगुलेट किसके तहत करता है, सेबी आईसीडीआर रेगुलेशन. और ये कवर करता है और भी बहुत सारे एस्पेक्ट सच एज एलिजिबिलिटी, वो इशू कर सकता है कि नहीं कर सकता, फिर प्रमोटर कंट्रीब्यूशन, प्राइसिंग और अदर प्रोसीजरल एस्पेक्ट. तो इसके बारे में ही हमें पढ़ना है. इसका नाम ही है इशू ऑफ सिक्योरिटी और इसको रेगुलेट कौन करता है, सेबी आईसीडीआर रेगुलेशन. चलो आगे बढ़ते हैं. अब मैंने आईसीडीआर रेगुलेशन के फुल फॉर्म को दो पार्ट में डिवाइड किया है. फर्स्ट ऑफ ऑल इशू ऑफ कैपिटल. इशू ऑफ कैपिटल मींस कोई कंपनी कैपिटल को इशू करेगी. अब सेकेंड है डीआर मींस डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट. अब डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट मींस क्या होती है. सेबी जो एक्टिविटी होती है पब्लिक इशू, वो दो पार्ट में डिवाइड होती है, प्री इशू एंड पोस्ट इशू. तो अपन को दोनों के लिए ये फुलफिल करनी है. मींस अगर आप इशू ला रहे हैं तो आप एडवर्टाइजमेंट करेंगे, दिस इज ऑल्सो इंक्लूडेड इन डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट. आप सेबी में फाइल करेंगे प्रॉस्पेक्टस, दिस इज ऑल्सो आर डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट. So various type of disclosure requirement covered in the SEBI ICDR regulations. तो पढ़ते हैं. When we make issue, we fulfill the eligibility criteria and the following condition both pre-issue and post-issue. मतलब इशू के पहले भी कंडीशंस हैं और इशू के लाने के बाद भी अपन को फुलफिल करनी पड़ेगी कंडीशंस. तो इसके साथ आगे बढ़ते हैं. अब है टाइप ऑफ इशू. अपन वेन फंड रिक्वायरमेंट फंड की रिक्वायरमेंट है तो उसके लिए अपन को कोई ना कोई टाइप का इशू लाना पड़ेगा. तो दिस इज फर्स्ट ऑफ पब्लिक इशू. पब्लिक इशू टू टाइप्स के हो सकते हैं, आईपीओ हो सकता है, एफपीओ हो सकता है. जब अपन पहली बार पब्लिक से भीख मांगेंगे, दिस इज कॉल्ड आईपीओ, और दूसरी बार पब्लिक से भीख मांगेंगे, दिस इज कॉल्ड एफपीओ. इनिशियल पब्लिक ऑफर, फर्दर पब्लिक ऑफर और फॉलो ऑन पब्लिक ऑफर. उसके बाद राइट इशू है. राइट इशू जब कंपनी अपने एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को ऑफर करती है शेयर्स, तो दिस इज कॉल्ड राइट इशू. अब बहुत से लोगों के मन में एक सवाल होता है कि वो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को ही क्यों शेयर्स देती है, वो पब्लिक में क्यों शेयर्स नहीं देती. तो ये है उसके पीछे का राज. ये है जैसे ए और बी और सी एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर है और इनका रेशियो है 4:3:3. मैंने पहले 100 शेयर्स इशू किए थे. तो इसके पास 40 शेयर है, इसके पास 30 शेयर है, इसके पास 30 शेयर है. अब मैं एक एफपीओ ला रहा हूँ 100 शेयर्स का, और अगर मैं इन्हें नहीं देता, पब्लिक को देता हूँ, तो वो DEF खरीदेगा. लीक, दिस इज कॉल्ड पब्लिक इशू. ये भी 4:3:3 में खरीदेंगे, लाइक 40-30-30.
अब प्रॉब्लम यहाँ क्रिएट होती है, जब अपन ने आईपीओ लाया था तो इसके पास थी 40% वोटिंग राइट, इसके पास थी 30% वोटिंग राइट, और इसके पास भी थी 30% वोटिंग राइट। तो मीन्स जब मैं पहले इशू लाया था तो ए बी सी बादशाह थे इन द सेंस ऑफ वोटिंग राइट। अगर मैं अब पब्लिक इशू लाता हूं विदाउट ऑफरिंग टू द एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स, तो क्या है, डी के पास भी 40 शेयर हो गए, तो मीन्स इसकी 40% वोटिंग राइट हो चुकी है, इसकी 30% और इसकी भी 30%। मीन्स जो पहले के शेयर होल्डर थे उनका जो राइट है वो किसके बराबर हो चुका है अब न्यू शेयर होल्डर्स। तो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स बोलते हैं कंपनी से, जब आपको पैसे की ज़रूरत थी तो हमने आपकी फंड रिक्वायरमेंट पूरी की, अब आप हमें ही लात मार के भगा रहे हो, तो दैट्स वाई राइट इशू होता है। जब भी कंपनी एफपीओ लाती है तो उसे पहले ऑफर करना पड़ता है एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को। अगर जैसे ए को बी किया, बी को किया और सी को किया, तो ए बी सी ने बोल दिया मुझे शेयर्स नहीं चाहिए, तो आप पब्लिक इशू ला सकते हैं। तो दिस इज कॉल्ड, ये हो जाएगा पब्लिक इशू। अगर इन तीनों ने खरीद लिए, लाइक फिर से 40 शेयर्स खरीद लिए इसने, 30 शेयर्स इसने खरीद लिए और 30 शेयर्स इसने खरीद लिए, तो दिस इज कॉल्ड अ राइट इशू। और एक और सिचुएशन बन सकती है व्हेन ए बी और सी, बी ने मना कर दिया मैं शेयर नहीं लेने, सी ने मना कर दिया मुझे शेयर नहीं लेने, लेकिन ए ने 50 शेयर्स ले लिए। अब कितने बचे, 100 का इशू था, अब 50 चले गए तो बचे 50 शेयर्स। अब कंपनी इशू कर रही है पब्लिक में, क्योंकि अब एग्जिस्टिंग शेयर्स की फुलफिल रिक्वायरमेंट कर ली, तो अब पब्लिक इशू लाएंगे, तो अब पब्लिक इशू में 50 शेयर्स कर लिए, तो डी बंदे ने 50 शेयर्स परचेज कर लिए। तो अब ये क्या हुआ, 50% तो राइट इशू हो गया, राइट इशू, और 50% हुआ पब्लिक इशू। तो इट इज कॉल्ड अ कंपोजाइट इशू, कंपोजाइट इशू मतलब ये दोनों कवर कर रहा है, पब्लिक ये दोनों कवर कर रहा है। दिस इज कॉल्ड पब्लिक इशू भी कवर कर रहा है और राइट इशू भी कवर कर रहा है, तो दिस इज कॉल्ड कंपोजाइट इशू। समझ में आया? सो अब आगे बढ़ते हैं। अब बोनस इशू। बोनस इशू आप वैसे नॉर्मली जानते होंगे, बोनस इशू होता है जिसको शेयर्स एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर को फ्री में शेयर देते हैं, बट इसका एक लॉजिक और भी है। ये है बैलेंस शीट, यहाँ इक्विटी कैपिटल है, यहाँ रिजर्व्स है और टोटल है। तो आप बोल रहे हैं कि अगर इसको फ्री में शेयर्स देंगे तो आप कहाँ से देंगे, रिजर्व्स को खाली करेंगे, जो आपके पास बहुत सारा प्रॉफिट है उसको खाली करेंगे, तो बेसिकली वो कैपिटल बन के वो लेस हो जाएगा, मतलब रिजर्व्स जो है वो कम होंगे और इक्विटी बढ़ जाएगी। तो दिस इज बेसिकली अ कैपिटलाइजेशन ऑफ रिजर्व। मीन्स अगर अपन रिजर्व को खाली करते हैं तो वो इक्विटी कैपिटल बढ़ जाएगी और यहाँ से चले जाएगा, लेकिन बैलेंस शीट का लाइबिलिटी साइड का टोटल तो इक्वल रहेगा ना, लाइक 100 रुपीज़ है तो 100 ही रहेगा। नहीं समझे क्या? मीन्स मेरे पास रिजर्व है 100 रुपीज़ का, और मैं इक्विटी शेयर कैपिटल को मतलब मैं इशू करना चाहता हूँ 50 रुपीज़ के बोनस इशू, और मेरी इक्विटी कैपिटल पहले से है 100 रुपीज़ इक्विटी कैपिटल। सो मैंने बोनस इशू किया 50 रुपीज़ का, तो मेरी इक्विटी कैपिटल कितनी हो गई 150, और रिजर्व कितने बचे 50 रुपये, तो टोटल कितना है 200, और पहले भी कितना था 200। तो दिस इज बेसिकली कॉल्ड अ कैपिटलाइजेशन ऑफ रिजर्व्स।
समझे? प्राइवेट प्लेसमेंट, दिस इज अ न्यू कॉन्सेप्ट. Private placement is basically issue of share to the group of person which is not exceeding 50. मैं आपको सिंपल टर्म्स बता सकता हूँ. जैसे ये है एक एरिया है जहाँ पर ए इन्वेस्टर है, बी है, सी है, डी है, ई है, एफ है. कंपनी डायरेक्ट इशू शेयर कर रही है ए बी सी डी ई एफ को. तो दिस इज कॉल्ड अ प्राइवेट प्लेसमेंट. अब आप बोलोगे ये तो पब्लिक इशू भी हो सकता है. नो, पब्लिक इशू होता है ऑल ओवर इंडिया, ऑल ओवर इंडिया, जिसमें कोई भी आप, मैं या कोई मेरा पड़ोसी सब्सक्राइब राइट होता है उसको सब्सक्राइब करने का शेयर. बट जब ए बी सी डी ई एफ स्पेसिफिक पीपल को दे रहे हैं तो दिस इज कॉल्ड प्राइवेट प्लेसमेंट. मीन्स प्राइवेटली इशू करना शेयर्स किसी को. तो प्राइवेट प्लेसमेंट 3 टाइप के हैं. फर्स्ट है प्रेफरेंशियल इशू, सेकंड है इंस्टीट्यूशनल प्राइवेट प्लेसमेंट और थर्ड है क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल प्लेसमेंट. अभी मैं इन तीनों को समझा नहीं रहा हूँ, मैं इसको बाद में समझाऊंगा विद एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, क्योंकि इनकी बहुत सारी कंडीशंस हैं तो मैं उनके साथ आपको समझाऊंगा. आगे बढ़ते हैं. अब अपन इशू ला रहे हैं. लाइक मानो मैं पब्लिक इशू ला रहा हूँ. पब्लिक इशू. अब उसके लिए क्या है, मुझे कोई ना कोई मेथड डिसाइड करनी पड़ेगी. या तो वो होगी फिक्स प्राइस मेथड या होगी बुक बिल्डिंग प्रोसेस मेथड. पहले अपन पढ़ते हैं फिक्स प्राइस मेथड. फिक्स प्राइस मेथड इस कुछ भी नहीं है. इट इज बेसिकली अ नॉर्मल मेथड ऑफ इशू ऑफ शेयर इन विच कंपनी फिक्स द प्राइस ऑफ शेयर विद द लीड मर्चेंट बैंकर मेंशन इन द प्रोस्पेक्टस देन इशू टू द पब्लिक. इसमें मीन्स क्या है कि कंपनी डिसाइड करेगी मुझे इशू लाना है, इशू लाना है. उसके बाद एक प्राइस डिसाइड करेगी लाइक 10 रुपीज पर शेयर विद द लीड मर्चेंट बैंकर. लीड मर्चेंट बैंकर मैं बताता हूँ. लीड मर्चेंट बैंकर LM भी बोलते हैं इसे प्यार से. इट इज अ इंटरमीडियरी. मीन्स इंटरमीडियरी मीन्स जो कंपनी और इन्वेस्टर के बीच में है. लाइक क्या है, कंपनी ये और इन्वेस्टर ये है. अब इन दोनों को कांटेक्ट करना है एक दूसरे से, तो उसको कौन करवाएगा, LMB, लीड मर्चेंट बैंकर. सो कॉल्ड, इट इज कॉल्ड इंटरमीडियरी. अब ये करता क्या है, जो अपना इशू है, अब अपन बोलते हैं कि मुझे पब्लिक इशू लाना है, तो उसको ऑर्गेनाइज करने के लिए, मैनेज करने के लिए इस इंटरमीडिएट की जरूरत पड़ती है विच इज कॉल्ड लीड मर्चेंट बैंकर. ये सेबी ICD या रेगुलेशन भी बोलती है कि आपको अगर इशू लाना है तो पहले आप इसे अपॉइंट कीजिए, अदरवाइज आप इशू नहीं ला सकते. तो दिस इज कॉल्ड वेरी इंपॉर्टेंट इंटरमीडियरी इन द इशू प्रोसेस. तो हम कहाँ थे, मुझे इशू लाना है, मैंने फेस वैल्यू डिसाइड कर ली विद द कंसल्टेशन विद द लीड मर्चेंट बैंकर. अब मैं प्रोस्पेक्टस इशू कर दिया मैंने और इन्वेस्टर ने सब्सक्राइब कर लिया, अलॉट कर दिए शेयर्स. तो दिस इज हो गई इशू प्रोसेस. इस इशू प्रोसेस में कुछ भी नया नहीं है, जो आप पहले से पढ़ते जा रहे हैं वही भी है. नया है बुक बिल्डिंग प्रोसेस में. बुक बिल्डिंग प्रोसेस. बुक बिल्डिंग प्रोसेस मीन्स अ प्रोसेस टू elicit डिमांड and to assess the price for determination of a quantum or value of specified security. इसमें 2 टर्म है. फर्स्ट ऑफ ऑल elicit डिमांड और to assess the price of determination of the quantum or value of specified security. मैं एक एग्जांपल ले रहा हूँ. ABC कंपनी है, ये अभी मार्केट में आई है, इंडिया की मार्केट में आई है, पहले कहीं और स्टैब्लिश थी. इसे अभी उसकी ये पब्लिक इशू लाना चाहती है, पब्लिक इशू. बट इसे अभी इन्वेस्टर्स का पॉइंट ऑफ व्यू नहीं पता है. मीन्स इन्वेस्टर कितना अट्रैक्ट हो रहे हैं इसकी कंपनी में, कितनी वो वैल्यू करते हैं इस कंपनी की,
सो अभी इस कंपनी को अपनी शेयर्स की वैल्यू नहीं पता है। इसको पता है कि मेरी मिनिमम वैल्यू 10 रुपीज़ है और 100 रुपीज़ है मैक्सिमम वैल्यू। अगर इससे नीचे शेयर्स वो इशू करती है तो वो उसे लॉस हो जाएगा। अगर ये ज़्यादा प्राइस हो तो कोई इन्वेस्टर खरीदेंगे नहीं। तो इस समस्या को दूर करने के लिए है बुक बिल्डिंग प्रोसेस, विच इज, इसमें क्या होगा, कंपनी RHP इशू करेगी, रेड हायरिंग प्रोस्पेक्टस। इसमें होगा एक प्राइस बैंड लाइक 350 टू 400, और कंपनी बोलेगी इन्वेस्टर से कि आप इस पे बिड कीजिए कि आपको कितने प्राइस पे चाहिए। मैंने बिड किया 379 और मेरे बगल वाले ने किया 380। अब ज़्यादा प्राइस लाइक इसकी ज़्यादा प्राइस पे बिड हुआ है 365, तो दिस इज कॉल्ड अ कट ऑफ प्राइस। कट ऑफ प्राइस। अब जो कट ऑफ प्राइस होगा, मैं यहाँ लिख रहा हूँ, अब जो कट ऑफ प्राइस हुआ, कट ऑफ प्राइस है 165। अब मेरी बिड कहाँ थी 179 पे, 179। सो जो भी इसके नीचे होंगी लाइक 350 से लेकर 364, वो तो रिजेक्ट हो जाएंगी, क्योंकि कंपनी, कोई कोई कंपनी चाहेगा कि उसे कम पैसों में शेयर इशू करना पड़े, नहीं, वो प्रॉफिट चाहती है। और जो 165 से लेकर 400 के बीच में है उनकी बिड्स एक्सेप्ट हो जाएंगी। अगर ओवर सब्सक्राइब हुआ तो प्रोपोर्शनली बिड बेसिस, और अगर नहीं हुआ है तो जितनी बिड अपन ने की है उतने शेयर्स के लिए। तो दिस इज अ मतलब वेरी, मतलब इसमें अपन को क्वांटम भी नहीं पता है, ना प्राइस पता है, ना अमाउंट ऑफ इशू पता है। इसमें पता है तो सिर्फ अपन को क्या पता है, एक प्राइस बैंड विच इज 350 टू 400। अब इसमें भी दो टर्म है। जो 350 है इसे बोलते हैं फ्लोर वैल्यू, मींस जमीन की वैल्यू, फ्लोर, और इसे बोलते हैं कैप, प्राइस से बोलते हैं इन दोनों को फ्लोर कैप। अब इसकी प्रोसेस को समझ लेते हैं। फिक्स प्राइस की प्रोसेस तो सिंपल था, आपको इशू लाना है, आपने एक प्राइस डिसाइड कर ली, प्रोस्पेक्टस इशू कर लिया, इन्वेस्टर सब्सक्राइब कर लिए, उसके बाद एलोकेशन कर दिया, देन आपकी कंपनी चल रही है। अब बुक बिल्डिंग प्रोसेस में थोड़ा न्यू है। मैंने पूरा चार्ट बनाया है इशू का, डिटेल में नहीं है, शॉर्ट फॉर्म में, सो आप समझ सकते हैं इसे। पहले तो इशू कंपनी होगी जो डिसाइड करेगी मुझे पब्लिक इशू लाना है। अब पब्लिक इशू लाना है तो सेबी ICDR रेगुलेशन बोलती है कि अगर आप पब्लिक इशू ला रहे हैं तो आपको उसे लिस्ट करवाना कंपलसरी है, उसकी लिस्टिंग कंपलसरी है। तो आप एग्रीमेंट करेंगे स्टॉक एक्सचेंज के साथ, स्टॉक एक्सचेंज के साथ फॉर ऑनलाइन ऑफर सिक्योरिटी मींस लिस्टिंग, और उससे परमिशन लेंगे इन प्रिंसिपल अप्रूवल फॉर पब्लिक इशू। ये पहला पॉइंट क्या है, एग्रीमेंट का। लिस्टिंग एग्रीमेंट होता है विद स्टॉक एक्सचेंज। तो आप स्टॉक एक्सचेंज के पास गए, उससे बोला आपने मुझे क्या है पब्लिक इशू लाना है और मैं आपके साथ एग्रीमेंट करना चाहता हूँ, जो भी मेरी सिक्योरिटी इशू करूँगा वो पूरी की पूरी सिक्योरिटी आपके स्टॉक एक्सचेंज में लिस्ट होंगी। तो एग्रीमेंट हो गया स्टॉक एक्सचेंज के साथ। उसके बाद उसने इन प्रिंसिपल अप्रूवल ले ली स्टॉक एक्सचेंज के से कि मैं पब्लिक इशू कर सकता हूँ कि नहीं कर सकता हूँ। उसके बाद ये दोनों एग्रीमेंट के बाद वो करेगा लीड बुक रनर। अब ये लीड बुक रनर कौन सी नई टर्म है, इट इज बेसिकली अ लीड मर्चेंट बैंकर विच इज रीड अर्लियर, या विच इज रीड पहले कर चुके हैं अपन। तो लीड मर्चेंट बैंकर, ये देखिए लीड मर्चेंट बैंकर आ चुका है। एक्ट एज अ लीड बुक रनर if more than lead merchant banker enters a allocation of responsibility of to be decided। अब ये लीड मर्चेंट बैंकर एक्ट एज अ लीड बुक रनर। लीड बुक रनर ये होगा कि आप RHP इशू कर रहे हैं, RHP इशू कर रहे हैं तो जो बुक्स बनाएगा, लाइक बिड हो रही है, मैंने 379 पे बिड की, 380 पे बिड की, 390 पे बिड की कोई ने,
तो इसका रिकॉर्ड कौन रखेगा? वो करेगा लीड बुक रनर, मतलब बुक बनाएगा। स- समझ में आया? और इसके बाद क्या है, इफ मोर देन LMB इंटर से एलोकेशन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी टू बी डिसाइड, मीन्स अगर मैंने 4 लीड मर्चेंट बैंकर को अपॉइंट किया है एक इशू में, बहुत बड़ी कंपनी है लाइक रिलायंस इंडस्ट्री और टाटा, तो इसको आपस में अपन रिस्पॉन्सिबिलिटी एलोकेट कर देंगे। लाइक तू ये रिस्पॉन्सिबिलिटी संभालना, तू ये रिस्पॉन्सिबिलिटी संभालना, तू ये रिस्पॉन्सिबिलिटी संभालना, तू ये रिस्पॉन्सिबिलिटी संभालना। मीन्स इंटर से क्या मीन्स होता है आपस में। तो अपन वो तो अपन हेलो रिस्पॉन्सिबिलिटी डेलीगेट कर देंगे। उसके बाद है LBR अपॉइंट सिंडिकेट मेंबर। अब जो लीड बुक रनर है और से लीड मर्चेंट बैंकर और सिंडिकेट मेंबर, ये काम करते हैं अंडर राइटिंग का इशू में, तो इसलिए अपन सिंडिकेट मेंबर को इशू करते हैं। अब जब LBR और SN मीन सिंडिकेट मेंबर अपॉइंट हो चुके हैं तो वो बिडिंग सेंटर को फाइनलाइज करेंगे। अब बिडिंग कलेक्शन सेंटर मीन्स ये होता है कि अब मैं यहाँ पर लाइक मुंबई में रिलायंस है, मुंबई में, और मैं रहता हूँ भोपाल में। अब मैं इनके इधर थोड़ी ना जाऊंगा बिड कहने की मैं 380 पे आपका इशू लेना चाहता हूँ। तो बहुत सारे बिडिंग कलेक्शन सेंटर होंगे, मींस बीच में इंटरमीडिएट होंगे, लाइक बैंक होंगे, बैंक हो सकते हैं, ब्रोकर हो सकते हैं, और अगर एसबा यूज़ कर रहे हैं तो उसकी ब्रांचेस हो सकती हैं। तो अपन इन दोनों को बिडिंग कलेक्शन सेंटर मान सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल रजिस्टर्ड ब्रोकर और एसबा। अब एसबा अपन जब वो लॉन्च करते हैं तो इसकी ब्रांचेस होती हैं SCSB, मींस सेल्फ सर्टिफाइड सिंडिकेट बैंक। तो ये भी बिडिंग कलेक्शन सेंटर का काम कर सकती हैं, और रजिस्टर्ड ब्रोकर तो है ही। उसके बाद क्या करेंगे, फाइलिंग ड्राफ्ट ऑफर डॉक्यूमेंट विद सेबी। ड्राफ्ट ऑफर डॉक्यूमेंट मींस प्रोस्पेक्टस, मतलब ऑफर कर रहे हैं किसी इन्वेस्टर को, तो दिस इज कॉल्ड प्रोस्पेक्टस। अब ड्राफ्ट का मीन्स क्या है, ड्राफ्ट मीन्स रफली, रफ, लाइक अपन रफ रजिस्टर बनाते थे स्कूल में, देन उसके बाद अपन कॉपी करते थे फेयर कॉपी में, तो दिस इज कॉल्ड ड्राफ्ट रजिस्टर। अब इसको का फाइल करना है सेबी में। सेबी को हम बोलते हैं प्यार से पापा, सेबी को बोलते हैं प्यार से पापा। अब तो जो ICDR रेगुलेशन है वो किसने बनाई है, सेबी ने। तो अपन सेबी को तो इंटीमेट करेंगे कि हम पब्लिक इशू ला रहे हैं, तो इंटीमेट किससे करेंगे, ऑफर डॉक्यूमेंट से। आप सेबी में फाइल करेंगे ऑफर डॉक्यूमेंट। अब सेबी देखेगा कि आपकी क्या कंडीशन अच्छी है पब्लिक इशू लाने के लिए, तो उसके बाद वो फाइनलाइज कर देगा। अब जब फाइनलाइज कर दिया उसने, तो वो बन गया RHP। जब वो अब ड्राफ्ट ऑफर डॉक्यूमेंट नहीं रहा, अब उसमें से ड्राफ्ट कैंसिल हो गया, अब वो बचा ऑफर डॉक्यूमेंट मींस RHP। तो अब RHP को करेंगे ROC। अगर आपकी कंपनी है तो ROC इज इंटरमीडिएट विच इज वेरी इंपॉर्टेंट। अब हमने ROC में कर दिया। अब इन्वेस्टर को कोई ने व्हाट्सएप करोगे आप कि मैं इशू ला रहा हूँ, नहीं, आप करेंगे एडवर्टाइजमेंट करेंगे, लाइक इन आज तक, ABP न्यूज, CNBC आवाज, नहीं, आप करेंगे जायक न्यूज़पेपर, इंग्लिश न्यूज़पेपर, हिंदी न्यूज़पेपर, और कैसे भी आप कर सकते हैं। अब एक टर्म आ रही है यहाँ पर, ये बिडिंग एंड एलोकेशन टू द एंकर इन्वेस्टर 1 डे बिफोर इशू ओपनिंग डेट। ये क्या है, एंकर इन्वेस्टर होता है जो बिड करता है 10 करोड़ के ऊपर ही, ये तो मिनिमम है। मींस दिस इज अ QIB, क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर। मैं आपको इसकी डेफिनेशन बता ही देता हूँ। क्वालिफाइड, ये है क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर। क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर होते हैं
जो मतलब बहुत बड़े होते हैं, लाइक वो इन्वेस्ट करते हैं इन करोर्स, लाइक 5 करोड़, 10 करोड़, 100 करोड़, 50 करोड़, 1000 करोड़, लाइक ये होते हैं जो बहुत बड़े इन्वेस्टर होते हैं। और ये इंस्टीट्यूशनल होते हैं, मीन्स इनकी मतलब ये अकेले नहीं है, कोई कॉरपोरेट फॉर्म है, कॉरपोरेट बॉडी, बॉडी कॉरपोरेट है, बॉडी कॉरपोरेट है। तो इनकी एक लिस्ट है। फर्स्ट ऑफ ऑल है म्यूचुअल फंड। जो म्यूचुअल फंड होते हैं वो लमसम इन्वेस्ट करते हैं। वेंचर कैपिटल फंड, वेंचर कैपिटल फंड होते हैं जो इन्वेस्ट करते हैं स्टार्टअप में, स्टार्टअप और मिड साइज कंपनी, मिड साइज कंपनी तो इन्वेस्ट करते हैं। तो वो भी जैसे जब स्टार्टअप खोलनी है तो उसके लिए कैपिटल चाहिए पड़ेगी, लाइक 100 करोड़, 50 करोड़, तो वो डायरेक्ट इन्वेस्ट करते हैं। और फॉरेन वेंचर कैपिटल होता है जो फॉरेन में रजिस्टर्ड है, वो इन्वेस्ट करना चाहता है इंडिया में। सेकंड है फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर, FII, मीन्स जो बाहर के, जैसे अमेरिका के, अमेरिका है, अब उसमें FII है जो रजिस्टर्ड कहाँ है, सेबी में, तो वो अपने स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं। अब ये FII है, ये भी इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर है, तो ये भी बहुत लमसम करते हैं। उसके बाद है पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन विच इज, जिनका एक्ट पार्लियामेंट में लिखा है, और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। अब शेड्यूल कमर्शियल बैंक, शेड्यूल कमर्शियल बैंक मीन्स अपना सेबी, SBI, पंजाब नेशनल बैंक, एक्सिस बैंक, तो इन लोगों को भी जैसे डिपॉजिट पे रिटर्न देना पड़ता है, तो ये भी इन्वेस्ट करते हैं। उसके बाद है मल्टीलैटरल एंड बायलैटरल डेवलपमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। मल्टीलैटरल मीन्स टू और मोर, टू से ज़्यादा ही है, मतलब दो से मोर देन टू फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जब एग्रीमेंट करते हैं कुछ किसी डेवलपमेंट का, तो मल्टीलैटरल हो जाता है। अगर दो है, जैसे एक है और एक है, इन दोनों एग्रीमेंट किया डेवलपमेंट करने के लिए, दो बायलैटरल। उसके बाद है एनी स्टेट इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन, कोई स्टेट का कॉरपोरेशन है वो इन्वेस्ट करना चाहता है, वो भी इस कैटेगरी में आएगा। फिर इंश्योरेंस कंपनी है लाइक LIC जो रजिस्टर्ड कहाँ है, IRDA में, मतलब इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी। उसके बाद है PF प्रोविडेंट फंड विद अ मिनिमम कॉर्पोरेट ऑफ 25 करोड़, मीन्स बात तो सिर्फ करोड़ में ही होगी, इसका मोटिव ये है। अब पेंशन फंड विद अ मिनिमम कॉर्पोरेट ऑफ 25 करोड़ रुपीज। उसके बाद है नेशनल इन्वेस्टमेंट फंड सेटअप बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, पब्लिश इन द गैजेट ऑफ इंडिया, मीन्स कोई इन्वेस्टमेंट फंड ही है इन्वेस्टमेंट करने के लिए, वो फंड होगा तो बहुत ज़्यादा हो, हाँ, तो इन्वेस्टमेंट फंड। तो इसमें ही कहीं एंकर इन्वेस्टर भी आता है, एंकर इन्वेस्टर, वो भी एक QIB है और उसकी मिनिमम बिड होती है 10 करोड़। सो अब वापस आते हैं, तो ये एंकर इन्वेस्टर। सो जब अपन एंकर इन्वेस्टर को इशू करते हैं, लाइक मैं 50 शेयर्स एंकर इन्वेस्टर को इशू करता हूँ, 50 शेयर्स, तो उसकी जो, वो पब्लिक इशू में नहीं आएगा, उसको अपन जो बिडिंग होगी उसकी और जो एलोकेशन होगा वो 1 डे बिफोर इशू ओपनिंग डेट ही कर देंगे। लाइक मैं ला रहा हूँ 100 शेयर्स का इशू, उसमें से 25 शेयर्स एंकर इन्वेस्टर को अलॉट होने हैं और 75 शेयर्स पब्लिक को। तो इनका जो काम है वो मैं एक दिन पहले ही कर लूंगा, इश्यू ओपनिंग डेट से पहले, जिसमें बिड लगेंगे एंकर इन्वेस्टर को, बिडिंग भी उसी दिन कर दूंगा और एलोकेशन भी उसी दिन करता हूँ। तो एंकर इन्वेस्टर का काम खत्म, अब मेरा काम है सिर्फ पब्लिक इशू का। उसके बाद क्या है, प्री इशू एडवर्टाइजमेंट के बाद पब्लिक इशू ओपन। अब इशू ओपन हुआ, आप लोगों ने बिड लगाई, मेरा प्राइस बैंड कितना था, 350 to 400, मैंने लगाई 380, आपने लगाई 370, आप जैसे आपकी रिक्वायरमेंट। उसके बाद एक प्राइस, फिर इन्वेस्टर करेगा सबमिट फॉर्म एट बिडिंग सेंटर। तो आप बिडिंग लगाना चाहते हैं तो आपको एक फॉर्म दिया जाएगा जिसमें आप अपनी डिटेल्स, आपको कितने शेयर्स चाहिए और आप कितनी बिड लगाते हैं। उसके बाद एक बिडिंग प्रोसेस स्टार्ट होगी जिसमें स्टॉक एक्सचेंज, जिसमें अपन ने एग्रीमेंट साइन किया था, वो ऑनलाइन दिखाएगा आपको, ऑनलाइन कि इतनी बिडें लगी हैं, इतने अमाउंट है, मतलब पूरी डिटेल्स आपको बताएगा।
आफ्टर बिडिंग प्रोसेस एक प्राइस डिसाइड आएगी, लाइक कट ऑफ प्राइस है 380, 380 पे इशू फाइनलाइज हो गया। अब जो 380 से नीचे है उसकी तो रिजेक्ट हो जाएंगी, और जो 380 से ऊपर है उनकी फाइनलाइज होगी। अब अभी अपन ने फाइल क्या किया था, RHP। तो ये बेसिकली प्रोस्पेक्टस तो नहीं है, ये रेड हाइरिंग प्रोस्पेक्टस है। इसमें अपन ने एक प्राइस डिसाइड नहीं की थी, क्वांटम इशू डिसाइड नहीं किया था। तो अपन रजिस्टर करेंगे फाइनल प्रोस्पेक्टस, लाइक अब ये एक प्रोस्पेक्टस मीन्स कर रहा हूँ। अब मेरे पास एक प्राइस है 380, इसमें मैंने लिख दी, और क्वांटम इशू है लाइक 1000 शेयर्स। तो अब इस पे ये है पूरा प्रोस्पेक्टस। अब इसे फाइल करेंगे अपन ROC पे, ROC पे। फिर उसके बाद एलोकेशन, आपको कैसे एलोकेट करना है, प्रोपोर्शनलिटी करना, अगर ऊपर सब्सक्रिप्शन हो गया है तो प्रोपोर्शनेटली करना है, और अगर सही है तो जितना बिट किया है आपने उतना। फिर एप्लीकेशन फॉर लिस्टिंग, अब स्टॉक एक्सचेंज आप उसने एग्रीमेंट कर लिया था, अप्रूवल ले ली थी, अब आपने इशू कर लिया तो आप एप्लीकेशन देंगे कि मैंने 1000 शेयर्स इशू किए हैं, तो आप इसे लिस्ट कर लीजिए अपने स्टॉक एक्सचेंज में। तो ये हो गई पूरी प्रोसेस बुक बिल्डिंग की। अब इसके बाद जाते हैं एलिजिबिलिटी नॉर्म्स। अब आप इशू कर सकते हैं कि नहीं कर सकते, वो डिसाइडेड एलिजिबिलिटी नॉर्म्स पे। पहले अपन पढ़ते हैं अनलिस्टेड कंपनी की, क्योंकि इसके एलिजिबिलिटी नॉर्म्स बहुत ज़्यादा है। An unlisted company can make an IPO of equity shares or any other instrument which may be converted or exchanged into equity shares or a later date only if meet the following conditions। पहली बात तो यहाँ पर लिखा है IPO। IPO इसलिए लिखा है क्योंकि अगर अनलिस्टेड कंपनी है, अगर वो पहले IPO ला चुकी है तो वो होगी लिस्टेड कंपनी, क्योंकि सेबी ICDR रेगुलेशन बोलता है कि आप जब भी शेयर लाओ कभी भी, तो आपको लिस्टेड होना ज़रूरी है, नहीं तो आप शेयर नहीं ला सकते। इसलिए अनलिस्टेड कंपनी है, मतलब इसके शेयर्स कभी आए नहीं है, तो इसको क्या बोलेंगे, IPO ऑफ इक्विटी शेयर्स और एनी अदर इंस्ट्रूमेंट विच मे बी कन्वर्टेड और एक्सचेंज्ड इनटू इक्विटी शेयर्स। मीन्स ये बोल रहे हैं कन्वर्टेबल सिक्योरिटी, कन्वर्टेबल सिक्योरिटी मतलब आप ऐसी कोई, जैसे एग्जांपल देता हूँ, डिबेंचर्स कन्वर्टेबल इनटू इक्विटी शेयर्स। तो डिबेंचर क्या है, उसकी पीरियड है 5 ईयर, उसके बाद वो इक्विटी शेयर्स में कन्वर्ट हो जाएंगे, तो वो आप उसका भी IPO ला सकते हो डिबेंचर्स का, लेकिन रिलेटेड क्या होना है, इक्विटी शेयर्स से। अगर अभी इक्विटी शेयर्स है और या बाद में, वो इक्विटी शेयर्स होना चाहिए। अब इसकी 5 कंडीशन है। पहली कंडीशन है द कंपनी हैज अ नेट टेंजिबल एसेट्स ऑफ ₹3 करोड़ इन ईच ऑफ द प्रीसीडिंग 3 full years of which not more than 50% held in monetary assets। अब इसके की वर्ड्स पे करते हैं। नेट टेंजिबल एसेट्स है 3 करोड़ है, प्रीसीडिंग 3 years है, और 50% मॉनेटरी एसेट्स है। फर्स्ट ऑफ ऑल नेट टेंजिबल एसेट्स होनी चाहिए, मींस गुडविल मुडविल नहीं होनी चाहिए, टेंजिबल एसेट्स। और कितने रुपीस की होनी चाहिए, 3 करोड़ रुपीस की, ये मिनिमम है। और प्रीसीडिंग 3 full years मींस अगर मैं आ जाऊँ 15 में, तो 14, 12 और 13 में ये फुलफिल होनी चाहिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। तो इसके प्रीसीडिंग कितने हैं, 3 ईयर्स, तो 12, 13, 14। उसमें से जो नेट टेंजिबल एसेट्स है उसमें से 50% मॉनेटरी एसेट्स नहीं होनी, हेल्ड इन मॉनेटरी एसेट नहीं होनी चाहिए, लाइक कैश और लिक्विड एसेट्स विच इज इजिली कन्वर्टेबल इनटू कैश। तो 50 नॉट मोर देन 50, मतलब 50% आप मॉनेटरी एसेट्स रख सकते हो और 50% आपको फिक्स्ड एसेट्स रखनी पड़ेगी। अब सेकंड, द कंपनी हैज अ मिनिमम एवरेज प्री टैक्स ऑपरेटिंग प्रॉफिट
of rupees 15 crores calculated on a restated or consolidated balance sheet during 3 most profitable year out of immediately preceding 5 years. अब इसमें भी कीवर्ड देख लेते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल मिनिमम है, एवरेज है और प्री टैक्स ऑपरेटिंग प्रॉफिट है, और वो भी कितना 15 करोड़ ड्यूरिंग 3 most प्रॉफिटेबल ईयर आउट ऑफ इमीडिएटली प्रीसीडिंग 5 ईयर. अब पहले इस टर्म को समझते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल मिनिमम है, एवरेज है, और वो भी है प्री टैक्स ऑपरेटिंग प्रॉफिट, मतलब प्रॉफिट बिफोर टैक्स, वो भी ऑपरेटिंग प्रॉफिट, और उसका एवरेज कर लीजिए आप. लाइक मेरे पास ऑपरेटिंग प्रॉफिट है 100 रुपीज़ का, उसको एवरेज किया मैंने 2 से, तो 5 है 50. ये मिनिमम होना चाहिए आपके पास. अब ये मिनिमम होना चाहिए 15 करोड़, और मेरे पास है 50 करोड़ मान लो, तो मैं इस एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फुलफिल कर रहा हूँ. अब ये कितने सालों तक होना चाहिए? ड्यूरिंग 3 most प्रॉफिटेबल ईयर आउट ऑफ इमीडिएटली प्रीसीडिंग 5 ईयर. लाइक इसका एग्जांपल देते हैं. 15 में था मैं, 14, 13, 12, 11 और 10. इसको तो छोड़ दो क्योंकि इसमें मैं अभी हूँ, तो ये 5 साल हो गए. इसमें से कोई भी 3 ईयर्स में ये फुलफिल करना चाहिए. लाइक इसमें मेरी थी 50 करोड़, इसमें मेरी थी 10, इसमें थी 15, इसमें थी 14, इसमें थी मेरी 60 करोड़. तो एक ये वाला एक तो एक 10 ईयर हो गया, 10 मतलब 10 ईयर हो गया, एक 12 हो गया, और एक 14 हो गया, जिसमें मैं फुलफिल कर रहा हूँ, तो मैं एलिजिबल हूँ इशू लाने के लिए. अब इसके बाद है थर्ड. द कंपनी हैज अ नेटवर्थ ऑफ एटलीस्ट 1 करोड़ इन इमीडिएटली प्रीसीडिंग 3 ईयर्स. नेटवर्थ है वो 1 करोड़ होनी चाहिए. लाइक मैं 15 में हूँ, 12, 13, 14 में मेरी नेटवर्थ होनी चाहिए 1 करोड़. उसके बाद है ये एग्रीगेट of the proposed issue and all the previous issue made in the same financial year in terms of size does not exceed 5 times of its pre-issue net worth of as per audited balance sheet. इसको अच्छे से समझना. इट इज ऑल लिंक. उसके बाद ये अब इसका है एग्रीगेट ऑफ द प्रपोज इशू. मीन्स प्रपोज इशू मेरा है 100 शेयर्स का, मतलब मैं इसे लाने वाला हूँ, और प्रीवियस इशू कर सकता. प्रीवियस इशू करा है मैंने 50 इन द सेम फाइनेंशियल ईयर, मीन्स 2015 की बात कर ले रहे हैं 15, तो मेरा टोटल इशू होने वाला है 150, और मेरा प्रीवियस इशू है, चलो उसको इन टर्म्स ऑफ साइज डज नॉट एक्सीड 5 टाइम्स ऑफ इट्स प्री इशू नेटवर्थ एज पर द कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट. मीन्स इसकी मेरी प्री इशू नेटवर्थ है 100, इसको इंटू कर दीजिए 5 से, तो आपकी नेटवर्थ कितनी हो गई 500. तो इससे ज्यादा मैं इशू नहीं कर सकता विद इन 1 ईयर. अभी मैं कितना कर रहा हूँ 150 का, तो ये एलिजिबल है. समझे? अब लास्ट है द इशू कंपनी हैज चेंज इट्स नेम विद इन लास्ट 1 ईयर at least 50% of the revenue of the preceding 1 year earned by the company activity suggested by the new. मतलब है इसका, अगर आपने 1 साल पहले अपना चेंज नाम किया है, लाइक मैं फर्नीचर से हार्डवेयर में जा रहा हूँ, हार्डवेयर से मैं पहले फर्नीचर का लाइक था मेरा ABC फर्नीचर कंपनी लिमिटेड फर्नीचर, अब मेरी है ABC हार्डवेयर लिमिटेड. तो मैंने नाम चेंज किया है, वो भी 1 साल पहले, मतलब 14 में नाम चेंज कर लिया था मैंने. अब जो मेरी एक्टिविटी सजेस्ट कर रही है, एक्टिविटी क्या है हार्डवेयर, उससे मुझे कम से कम 50% का रेवेन्यू जनरेट करना पड़ेगा, वो भी इमीडिएटली प्रीसीडिंग 1 ईयर. मीन्स 50% का रेवेन्यू मेरे से इससे आ गया फर्नीचर से, और 50% हार्डवेयर से, तो मेरी 100% एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फुलफिल हो गया.
अगर मेरा लेकिन 40% है हार्डवेयर से, तो ये फुलफिल नहीं हो पाएगा। अब तो ये एलिजिबिलिटी, रुक जाइए। अब ये एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो मैंने आपको समझाया, 1 2 3 4 4 5, तो ये है अनलिस्टेड कंपनी के लिए। अब अनलिस्टेड कंपनी के लिए क्या होगा? बेसिकली लिस्टेड कंपनी के लिए कम ही होगा, क्योंकि वो पहले फुलफिल कर चुकी है रिक्वायरमेंट। एक बार जब पहले आईपीओ लाई होगी, तो वो पहले इशू ये सब रिक्वायरमेंट फुलफिल कर चुकी होगी, तो इसको थोड़ा कम करना पड़ेगा। इसको सिर्फ 2 रिक्वायरमेंट फुलफिल करने हैं, पहला एग्रीगेट वाला और ये वाला। मीन्स इसको सिर्फ 2 रिक्वायरमेंट फुलफिल करनी है कि वो इशू ला सकती है। अब आगे बढ़ते हैं। अब इसके बाद है एक अल्टरनेटिव दिया है, जो अपन ने अभी 5 कंडीशंस पढ़ी थी, उसको अल्टरनेटिव दिया है, बट इसकी भी 2 कंडीशंस हैं। इसको पढ़ लेते हैं। टू प्रोवाइड सफिशिएंट फ्लेक्सिबिलिटी एंड ऑल्सो इंश्योर दैट द genuine company do not suffer on the account of rigidity of the parameter, SEBI has provided alternative route not satisfying any of the above condition for accessing the primary market. There are 2 conditions. फर्स्ट ऑफ ऑल मैं बताता हूँ प्राइमरी मार्केट क्या होता है। प्राइमरी मार्केट और सेकेंडरी मार्केट। प्राइमरी मार्केट में ये होता है कि जब अपन नई कभी इशू करते हैं सिक्योरिटी, तो वो प्राइमरी मार्केट में आता है। और जब सेकेंडरी मार्केट में जो ऑलरेडी इशू होती हैं, ऑलरेडी इशू, वो सेकेंडरी मार्केट में आते हैं। यहाँ पर ट्रेडिंग होती है इन द ऑन स्टॉक एक्सचेंज, यहाँ पर इशू होता है, तो दिस इज कॉल्ड प्राइमरी मार्केट एंड दिस इज कॉल्ड सेकेंडरी मार्केट। अब पढ़ते हैं। सफिशिएंट फ्लेक्सिबिलिटी मतलब उन्हें पूरी तरह से छूट दे रहे हैं कि वो इशू लाए। जेन्युइन कंपनी मतलब बहुत अच्छे प्रोजेक्ट लाने वाली है, उसे पैसे की ज़रूरत है, तो वो जेन्युइन कंपनी है। ऑन द अकाउंट ऑफ रिजिडिटी ऑफ द पैरामीटर, जो उनने पैरामीटर्स बनाए लाइक 5 कंडीशंस, वो बहुत हार्श ना हो जाए इनके कंपनी के ऊपर, तो से भी ऑल्टरनेटिव रूट डिसाइड किया है फॉर एक्सेसिंग द प्राइमरी मार्केट, बट 2 कंडीशंस के साथ। फर्स्ट ऑफ ऑल, इफ द इशू मेड थ्रू द बुक बिल्डिंग प्रोसेस विच वी डिस्कस अर्लियर, बुक बिल्डिंग प्रोसेस आपको मैं पहले समझा चुका हूँ पूरी, एंड अंडरटेक्स टू अलॉट 75% ऑफ द नेट ऑफर टू द QIB। QIB मैंने आपको समझा चुका हूँ और बुक बिल्डिंग प्रोसेस समझा चुका हूँ। तो इसका मतलब क्या है? इफ द इशू इज मेड थ्रू द बिग बिल्डिंग प्रोसेस एंड अंडरटेक्स टू अलॉट 75% ऑफ द नेट ऑफर टू द QIB, मतलब इसमें क्या हो रहा है कि मैं 100 शेयर्स का इशू ला रहा हूँ, मानिए, उसमें से जो 75% है और 25% है, 75% मुझे अलॉट करना है QIB को, QIB, और इसे मैं अलॉट कर सकता हूँ पब्लिक में। ये मुझे कमिटमेंट करनी पड़ेगी, कमिटमेंट कि मैं इतना अलॉट करूंगा, तो तभी वो अंडरटेक को उनने कमिटमेंट को अंडरटेक बोला है। उसके बाद सेकंड, कंपनी ऑल्सो सेटिस्फाई और हैविंग एटलीस्ट 1000 प्रोस्पेक्टिव अलॉटीज, मीन्स 1000 इन्वेस्टर आपके पास होने चाहिए। 1000 से कम का तो चलेगा ही नहीं, आपको 1000 से ज़्यादा चाहिए पड़ेंगे। तो ये हो गया ऑल्टरनेटिव एलिजिबिलिटी। आगे बढ़ते हैं। उसके बाद है ऑल्टरनेटिव मेथड ऑफ बुक बिल्डिंग। आपको मैं एक बुक बिल्डिंग बता चुका हूँ, अब ये ऑल्टरनेटिव मेथड है। छोटी सी है, ज़्यादा कठिन नहीं है, बाकी प्रोसेस वही होगी, बस में एक नया टर्म आ गया, प्राइस प्रायोरिटी मेथड। इसको मैं बेसिक एग्जांपल से डिस्क्राइब करता हूँ। लाइक अपना प्राइस बैंड का था 350 to 400, मैंने बिट कट ऑफ प्राइस कितना आया था उसमें 365 आया था, आई थिंक सो। अब क्या है, मैंने बिट लगाई थी 380 पे और मेरी बिट सबसे हाईएस्ट थी और मैंने 10 शेयर्स के लिए लगाई थी। तो क्या होगा, उस प्रोसेस में मुझे 10 शेयर कितने पे मिलेंगे? 365 पे।
और अगर कम पड़े तो मुझे प्रोपोर्शनेट लाइक 5 शेयर्स मिल चुके हैं। बट इस प्राइस प्रायोरिटी मेथड में क्या होगा कि मुझे 10 शेयर 380 के भाव पे मिलेंगे और पूरे 10 शेयर ही मिल जाएंगे। मीन्स ये वाला पैराग्राफ पढ़ते हैं अपन, इससे समझ में आ जाएगा आपको। द बिडर हु बिड्स द हाईएस्ट प्राइस, मतलब लाइक 380 मैंने हाईएस्ट प्राइस लगाई थी इन द प्राइस बैंड, शैल बी अलॉटेड नंबर ऑफ शेयर्स सिक्योरिटी दैट ही बिडेड। लाइक मैंने बिड कितनी थी 10 सिक्योरिटी की, और देन द बिडर हु बिड द सेकंड हाईएस्ट प्राइस सो ऑन अंटिल। उसके बाद लाइक मैंने किसी और ने की थी 375, दिस इज द सेकंड हाईएस्ट बिड, और इसने किया था 5 शेयर्स के लिए, तो उसको 375 पे मिल जाएगा। मीन्स प्राइस प्रायोरिटी करना है, जिसने सबसे ज़्यादा प्राइस की उसको पहले अलॉट कर दो, उसके बाद जिसने सेकंड प्राइस की उसको अलॉट कर दो। तो दिस इज कॉल्ड अल्टरनेटिव मेथड ऑफ बुक बिल्डिंग, ऑल्सो कॉल्ड प्राइस प्रायोरिटी मेथड। इसके बाद एक और टर्म है ऑफर फॉर सेल। सेक्शन 28 ऑफ द कंपनीज एक्ट 13। पहले मैं आपको इसकी हिस्ट्री बता दूं। ऑफर फॉर सेल कहीं डिस्क्राइब नहीं था, ना कंपनीज एक्ट में ना सेबी आईसीडीआर रेगुलेशन में, बस टर्म यूज होता था ऑफर फॉर सेल। बट जब कंपनीज एक्ट 2013 आया तो उसने इसे स्पेसिफाई किया क्या होता है। अब वो आप कंपनीज एक्ट में पढ़ना, मैं आपको अपनी लैंग्वेज में यहाँ पर बताता हूँ। Offer for sale is the process in which the company offer its existing shareholders to give their shares. Then those shares given to the issue house to issue them to the public. Money received from the issue are distributed among the shareholders who tender their shares. This process is called change of investor base. अब वो क्या है, इसको मैं एग्जांपल के साथ समझाता हूँ आपको, थ्योरी से समझ में नहीं आएगा। ABC 4:3 का रेशियो है, कंपनी है ये कंपनी, ये जाती है इन्वेस्टर के पास, तीनों के पास, कि आप मुझे अपने शेयर्स दे दीजिए। अब ए ने दे दिए 40 शेयर्स, 30 शेयर्स, 30 शेयर्स। अब कंपनी एक इशू हाउस होता है, ये भी इंटरमीडिएट है, इशू हाउस, इसको दिए 100 शेयर्स, इसने किया पब्लिक में सेकेंडरी मार्केट विच इज़ कॉल्ड सेकेंडरी मार्केट, जहाँ पर ऑलरेडी इशू की ट्रेडिंग होती है। अब EDF ने खरीद ली, लाइक मैं 4:3 ले लूँ, तो क्या अब इस प्रोसेस से क्या समझ में आ रहा है, जो ABC थे इन्वेस्टर अब वो बन गए EDF, तो दिस इज कॉल्ड इन्वेस्टर बेस और दिस इज कॉल्ड ऑफर फॉर सेल। ऑफर मींस कंपनी ऑफर करती है उसके एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर से कि आप मुझे शेयर्स दे दीजिए, और उसी शेयर्स को वो इशू हाउस से करेगी। अब इसके जो पैसा आएगा, लाइक 10 रुपीज़ पर शेयर थे तो 1000 रुपीज़ शेयर आएगा, अब वो कंपनी को करेगा, कंपनी इसे अलॉट करेगी 400 में, 300 और 300 में। तो इससे क्या होता है इन्वेस्टर बेस। मान लो एक कंपनी है हिंदुस्तान यूनिवर लिमिटेड, वो अपने शेयर होल्डर से बहुत परेशान है, इन द सेंस ऑफ वोटिंग राइट का गलत इस्तेमाल करते हैं, कोई रिफॉर्म या कुछ जो रिजोल्यूशन पास नहीं होने देते, तो वो क्या करती है उनसे शेयर्स ले लेगी और दूसरे शेयर होल्डर को दे देगी जो लाइक उनके रिफॉर्म्स को मदद कर ले। तो ये टर्म इम्पॉर्टेंट है। उसके बाद ये क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल प्लेस बायर्स को मैं आपको समझा चुका हूँ, पूरी लिस्ट समझा चुका हूँ। उसके बाद है, अब क्या हुआ, बेसिक टर्म्स खत्म हो चुके हैं, अब क्या है जो उसके प्रोसेस है, प्रोसेस को अपन समझते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल ड्राफ्ट ऑफर डॉक्यूमेंट, मैं आपको इसको समझा चुका हूँ लेकिन अभी फिर से समझाऊंगा। लेटर ऑफ ऑफर और रेड हायरिंग प्रोस्पेक्टस। फर्स्ट ऑफ ऑल ड्राफ्ट ऑफर डॉक्यूमेंट, ऑफर डॉक्यूमेंट पहले पढ़ते हैं अपन, फिर ड्राफ्ट ऑफर डॉक्यूमेंट पढ़ेंगे। ऑफर डॉक्यूमेंट मीन्स प्रोस्पेक्टस इन केस ऑफ पब्लिक इशू और लेट ऑफर फॉर सेल।
और लेटर ऑफ ऑफर इन केस ऑफ राइट इशू। अब इसमें दो टर्म है, एक लेटर ऑफ ऑफर पहले डिस्कस करते हैं। लेटर ऑफ ऑफर राइट इशू। राइट इशू मैंने आपको बताया कि एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को देते हैं, लाइक ए बी सी, जिसके पास है 4:3:3 में। अब क्या है, मुझे इनको शेयर्स देने हैं। तो प्रोस्पेक्टस क्या होता है, प्रोस्पेक्टस बहुत लंबा चौड़ा होता है, लाइक 500 पेजेस, और इसकी कॉस्ट आती है एक प्रोस्पेक्टस को इशू करने की, लाइक समझिए 500 रुपीज। अगर वो कंपनी इन जो पूरी कंपनी की सिचुएशन को जानते हैं, प्रोस्पेक्टस इशू क्यों करते हैं कि आप कंपनी को समझ लो, देख लो कि इन्वेस्टमेंट करने लायक है कि नहीं है, और जो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर हैं उनके पास तो सारी डिटेल्स पहले से ही होंगी। तो वो प्रोस्पेक्टस की जगह लेटर ऑफ ऑफर इशू करते हैं, इन्हें लेटर ऑफ ऑफर, विच इज बेसिकली होगा 50 पेजेस का। वो भी जो करेंट अपडेट हुआ है, लाइक इक्विटी शेयर में कोई चेंज हुआ है, एसेट चेंज हुआ है, लाइक बैलेंस शीट, और इसकी कॉस्ट पड़ती है 100 रुपीज। तो कंपनी कॉस्ट सेविंग करने के लिए लेटर ऑफ ऑफर को इशू करती है फॉर एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स के लिए। तो लेटर ऑफ ऑफर कब इशू होगा, इन अ केस ऑफ ओनली राइट इशू, और ऑफर फॉर सेल और पब्लिक इशू में प्रोस्पेक्टस। अब अपन पढ़ते हैं ड्राफ्ट ऑफर डॉक्यूमेंट। जब ड्राफ्ट ऑफर डॉक्यूमेंट से प्रोस्पेक्टस बनता है तो उसकी पहली वाली स्टेज होती है ड्राफ्ट ऑफर डॉक्यूमेंट। मीन्स ड्राफ्ट ऑफर डॉक्यूमेंट मीन्स द ऑफर डॉक्यूमेंट इन द ड्राफ्ट स्टेज। मीन्स अभी अपन रफ कर रहे हैं, उसे अभी फुलफिल नहीं किया। और ड्राफ्ट ऑफर डॉक्यूमेंट फाइल्ड विद सेबी एटलीस्ट 30 days प्रायर टू द फाइलिंग ऑफ ऑफर डॉक्यूमेंट विद आरओसी। मतलब इशू जो अपन आरओसी में अपन फाइल करना चाहे, आरओसी में फाइल करेंगे उसके 30 दिन पहले अपन को पापा के पास उसे देना पड़ेगा, विच मीन्स सेबी, क्योंकि सेबी ही आईसीडी पूरा रेगुलेट करता है। तो वो देखेगा कि आपका प्रोस्पेक्टस अच्छे से है, इन्वेस्टर को मदद कर सकता है कि इन्वेस्टर के इन्वेस्टमेंट डिसीजन के लिए। उसके बाद नेक्स्ट टर्म है आरएचपी, वो जो बुक बिल्डिंग में यूज होता है। इसको भी मैं आपको समझा चुका हूँ, फिर भी आप एक बार और देख लीजिए। RHP is a prospectus which does not disclose either price or number of shares being offered or the amount of issue. The issue later decide the amount of price. मतलब इसमें कोई प्राइस इशू, फिक्स प्राइस इशू नहीं करते, नंबर ऑफ शेयर, सिर्फ प्राइस बैंड, लाइक 350 और 400 प्राइस बैंड। It is a process of price discovery until the bidding process is completed. इससे अपन को क्या पता चलता है, एक अपनी प्राइस लाइक 365 पे अपनी कट ऑफ प्राइस डिसाइड हुई थी, तो इससे कंपनी को क्या हुआ, प्राइस डिस्कवरी हुआ। इट इज अ प्रोसेस टू असीज द प्राइस फॉर डिटर्मिनेशन ऑफ द क्वांटम और वैल्यू ऑफ स्पेसिफाइड सिक्योरिटी। मतलब वही, अपन को सिक्योरिटी की प्राइस नहीं पता, तो इससे अपन को सिक्योरिटी की प्राइस पता चल जाएगी जो इन्वेस्टर अपना लेना चाहता है। अब आगे बढ़ते हैं। अब वही डिफरेंशियल प्राइसिंग, ये टॉपिक बहुत अच्छा टॉपिक है। इशू कैन ऑफर स्पेसिफाइड सिक्योरिटी एट डिफरेंट प्राइस सब्जेक्ट टू द फॉलोइंग कंडीशंस। मीन्स ये कंपनी भेदभाव कर सकती है किसी इन्वेस्टर के साथ। लाइक मैंने आपको शेयर दिया 10 रुपये का और इसे दिया 20 रुपये का, तो ये होती है डिफरेंशियल प्राइसिंग। मतलब एक को मैं दे रहा हूँ 10 रुपये का, एक को दे रहा हूँ मैं 20 रुपये का। बिफोर अपन पहला पॉइंट पढ़ने से पहले अपन इसकी डेफिनेशन पढ़ लेते हैं रिटेल इंडिविजुअल इन्वेस्टर की। रिटेल इंडिविजुअल इन्वेस्टर मीन्स हु मेकिंग अ बिड ऑफ ₹2 लाख। मतलब सिर्फ मामूली इन्वेस्टर लाइक मेरे तरह आपके इन्वेस्टर जो मैक्सिमम बिड कितना कर सकता है, 2 लाख रुपीज। ध्यान रखना ये QIB नहीं है, QIB की इन्वेस्टमेंट वैल्यू थी करोड़ में, तो इसकी सिर्फ 2 लाख है। तो अब इतना छोटा इन्वेस्टर है तो इसको थोड़ा कंसेशन मिलेगा। तो पहला पॉइंट पढ़ते हैं, एम्प्लॉयज जो उसके कंपनी के होंगे। रिटेल इंडिविजुअल इन्वेस्टर
जो ये है, जो 2 लाख तक बिड कर सकता है। और रिटेल शेयर होल्डर्स बहुत छोटे छोटे लोग हैं, लाइक गरीब लोग इन द सेंस ऑफ कंपनी, ऑफर सिक्योरिटी at a price less than the offered to the other category of applicant, and the difference between the offer price and the price offered to the applicant not exceeding 10%। मतलब मैंने जो बाकी को दिया 20 रुपए में शेयर, वो मैं इन लोगों को दूंगा 10 रुपए में, और जो तो डिफरेंस होना चाहिए वो 10% एक्सीडिंग नहीं हो करना चाहिए। अभी एक्सीड कर रहा है इस एग्जाम्पल में, नो। इसका 10% कितना होगा, मतलब इसका 90% कितना होगा, 100 रुपये, 10 रुपीज़। तो ना 10 रुपीज़ ये अभी एक्सीड कर रहा है 10% से, ये तो अभी डबल कर रहा है। मीन्स मैं 20 का शेयर मिनिमम 18 रुपीज़ पे इशू कर सकता हूँ इन लोगों को, क्योंकि 10% एक्सीड नहीं करेगा इसमें। इसमें एक्सीड कर रहा था, इसमें 50% हो रहा था डायरेक्ट, तो इसमें अपन 18 पे इशू कर सकते हैं इन शेयर होल्डर्स को। अब एंकर इन्वेस्टर को मैं पहले भी आपको बता चुका हूँ, फिर भी एक बार और, हु मेक एन एप्लीकेशन फॉर अ वैल्यू ऑफ नॉट लेस देन 10 करोड़। वही CR में बात हो रही है, करोड़ में बात हो रही है। अब क्या है, सेकंड पॉइंट क्या है बोल रहा है, सेकंड पॉइंट में क्या बोल रहा है, सिक्योरिटी ऑफर्ड कर रहे हैं एंकर इन्वेस्टर को नॉट लेस देन द प्राइस ऑफर्ड टू द अदर एप्लीकेंट। अब इसका उल्टा होगा, मैं अदर एप्लीकेंट को कितना कर रहा था और उन्हें कितना कर रहा था, 18। अब इसको तो 22 पे कीजिए आप, क्योंकि ये भैया बहुत बड़े इन्वेस्टर है, तो इन्हें प्राइस जो अपन अदर कैटेगरी ऑफ एप्लीकेंट कर रहे हैं उससे भी ज्यादा प्राइस पे आप दीजिए। अब इसके बाद ये, इन अ केस ऑफ अल्टरनेटिव बुक बिल्डिंग, जो अपन डिसाइड किया, अपन ने कहा था उसमें 2 कंडीशन थी। Process the issue of a specified security to the price lower than the face value, difference not exceeding 10। अब क्या होगा, मैंने बुक बिल्डिंग प्रोसेस इशू कर रहा हूँ तो 365 होगा, कट ऑफ प्राइस था 350 था उसका लोअर फ्लोर, और 400 था कैप। तो अब एम्प्लॉयज हैं वही छोटे मोटे लोग, तो इन लोगों का दूंगा ये जो लोअर कैप है उससे 10% कम पे, लाइक इसका लोअर 350 माइनस 35 मीन्स 315 पे मैं इशू कर सकता हूँ इससे, और जो डिफरेंस हो सकता है वो 10% एक्सीड नहीं कर सकता है, समझे। लाइक जो उसका फ्लोर है उससे 10%। अब थर्ड है कंपोजाइट इशू, विच इज मिक्स ऑफ राइट इशू एंड पब्लिक इशू। द प्राइस ऑफर्ड टू द पब्लिक इशू कैन बी डिफरेंट फ्रॉम प्राइस ऑफर्ड इन द राइट इशू। जो अपन पब्लिक इशू, जैसे मैं पब्लिक इशू को 20 रुपीज़ का कर सकता, 20 रुपीज़ में दिया है और इससे 10 रुपीज़, क्योंकि ये एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर है, थोड़ा रिलेशनशिप हो जाता है, तो ऐसा कर सकते हैं अपन, डिफरेंट प्राइस कर सकते हैं, इससे कोई को तकलीफ नहीं होनी चाहिए। उसके बाद एक और कंडीशन है प्रमोटर कंट्रीब्यूशन। इसका पहले अपन मीनिंग बता दूं। प्रमोटर कंट्रीब्यूशन अपन इसलिए देते हैं, जैसे मैं 100 करोड़ का इशू ला रहा हूँ और मैं प्रमोटर कंट्रीब्यूशन लिमिट है मीन्स 20% ऑफ द इशू, तो मैं 20 करोड़ रुपए पहले ही प्रमोटर से लेकर एक बैंक अकाउंट में डिपॉजिट कर दूंगा। ये 20 करोड़ रुपीस सेटिस्फेक्शन के लिए मैं 20 करोड़ रुपीस दे करूंगा, क्योंकि जैसे मीन्स मेरे पास अब क्या हुआ, 100 करोड़ का इशू था, वो सब्सक्राइब नहीं हुआ, लाइक मिनिमम सब्सक्रिप्शन 90% रिसीव नहीं हुई, तो और मैंने जो पैसा आया था वो डिप्लॉय कर लिया, मैंने यूज़ कर लिया, लाइक मेरा 90% नहीं आया था, मेरा सिर्फ आया था 50 करोड़ रुपीज़, उसे मैंने यूज़ कर लिया, उसमें से मैंने 10 करोड़ यूज़ कर लिया, तो अब देने कितने हैं, 50 करोड़, अब कंपनी के पास है नहीं है, तो कंट्रीब्यूशन इसलिए रखते हैं जिससे सेटिस्फेक्शन हो कि कंपनी के पास फंड है, अगर कोई दिक्कत आ जाए
तो कंपनी के पास फंड है जिससे वो पे कर सकता है। अब इसकी रिक्वायरमेंट है, अनलिस्टेड कंपनी हो तो 20% ऑफ द पोस्ट इशूड कैपिटल। अब पोस्ट इशूड कैपिटल क्या होगी, यहाँ पर देखिए, लाइक 100 शेयर 100 करोड़ की पहली कैपिटल थी, 50 करोड़ की मैंने अब इशू की जिसके लिए मैं प्रमोटर कंट्रीब्यूशन कर रहा हूँ, तो टोटल कितनी होगी 150 करोड़। और अब इसका 20% निकालो, मतलब प्री इशू की, पोस्ट इशू की, और इक्वल टू प्रपोज इशू की, प्रपोज इशू, तो दिस इज कॉल्ड पोस्ट इशू। इसका 15% होता है, 15 नहीं 20% होता है 30। तो आपको 30 बैंक अकाउंट में डिपॉजिट करने पड़ेंगे अभी के अभी, बिफोर द इशू ओपन। अब लिस्टेड कंपनी के लिए क्या है, टू द एक्सटेंट, मतलब मैक्सिमम है, ये मिनिमम थी, नॉट लेस देन, मिनिमम, इससे ज्यादा कर सकते हैं। इसमें मैक्सिमम आप 20% ऑफ द पोस्ट इशू कैपिटल। लिस्टेड और अनलिस्टेड में यही डिफरेंस आता है कि इसके लिए कंडीशन बहुत ज़्यादा है, इसके लिए कंडीशन थोड़ी कम है। अब अगर लिस्टेड कर रही है, कंपोजिट इशू कर रही है, तो 20% ऑफ द प्रपोज इशू ऑफ द पोस्ट इशू कैपिटल, मीन्स 20% करना है, इसमें कोई मिनिमम नहीं है, नो मैक्सिमम है। अब क्या है, बेचारा प्रमोटर गरीब है, अब इसका कुछ अदर कंडीशंस है, मैं वही समझा रहा हूँ आपको। अब क्या है, प्रमोटर गरीब है, जो अपनी यहाँ 30 करोड़ आई थी, जो अपने 30 करोड़ यहाँ आई थी, अब वो 30 करोड़ बैंक में डिपॉजिट नहीं कर पा रहा है। अब उसके पास है अभी सिर्फ 20 करोड़ रुपीस, और सेबी की गाइडलाइन कितनी है, कह रही है 30 करोड़ रुपीस। तो एक ऊपर से बंदा टपकेगा, उसे बोलते हैं ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड, जो स्टार्टअप में और स्मॉल कंपनी में इन्वेस्ट करता है, जिससे उसका बिजनेस का एक्सपेंशन हो जाए, एक्सपेंशन के लिए फंड रेज कर लाए, तो वो होता है AIF, ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड। तो वो इसको फुलफिल कर सकता है। अब जैसे 10 करोड़ रुपीस की कम रिक्वायरमेंट हो रही है, तो वो इसे फुलफिल कर देगा। तो अब 30 करोड़ से है, अब वो कंपनी इशू ला सकती है, बट उसकी भी एक लिमिट है 10%, लाइक 30 का सिर्फ वो 15% 50 करोड़ ही वो कंट्रीब्यूट कर सकता है। इन आपने जो एग्जांपल है उसमें सिर्फ 10 करोड़ की ज़रूरत पड़ रही थी, तो ये सक्सेसफुल है। अब अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट की मैंने डेफिनेशन भी लिखी है, विच अनकरेज स्टार्टअप्स, AIF, विच अनकरेज स्टार्टअप्स एंड मिड साइज कंपनी अंडर AIF रेगुलेशन 2012। जो स्टार्टअप है उनको अनकरेज करता है, लाइक उनको कैपिटल की जरूरत पड़ती है, कैपिटल प्रोवाइड करता है, और मिड साइज कंपनी को भी ऐसे ही एक्सपेंशन के लिए। अब मैंने कंपोजिट इशू की डेफिनेशन लिखी, लेकिन अपन पढ़ चुके हैं तो इसे कैंसिल कर देते हैं, अपन इसे अब बार बार नहीं पढ़ेंगे। अब क्या है, एग्जेम्पशन कम मिल सकती है इस रिक्वायरमेंट से, जो प्रमोटर कंट्रीब्यूशन जो 30 करोड़ आए हैं उससे एग्जेम्पशन मिल जाए तो मज़ा ही आ जाए। पहली तो है बहुत तगड़ी कंडीशन, पहले तो FPO है, मतलब आप लिस्टेड कंपनी है, मतलब IPO आ चुका है, विच इक्विटी शेयर विच आर प्रपोज टू बी अलॉटेड, मतलब आप अलॉट करना चाहते हैं, वो लिस्टेड है RSC में, और वो फ्रिक्वेंटली ट्रेड भी हो रहे हैं फॉर अ पीरियड ऑफ 3 ईयर्स। मतलब लाइक आपकी जो 100 शेयर लाना चाहते हो आप, 100 शेयर, वो BSC रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज, तो वही होंगे BSC, और NSE होंगे NSE, क्योंकि ये रिकॉग्नाइज है, नेशन वाइड टर्मिनल्स है इसकी। तो आपके शेयर्स में लिस्टेड है और वो फ्रिक्वेंटली ट्रेडेड हो रहे हैं इन द प्रीसीडिंग 3 ईयर्स। और उसके बाद एक और कंडीशन है, द इशू हैज अ ट्रैक रिकॉर्ड ऑफ डिविडेंड पेमेंट ऑफ एटलीस्ट 3 इमीडिएटली प्रीसीडिंग। और उसका जो ट्रैक रिकॉर्ड है इशूअर का, वो बहुत अच्छा है कि वो आपको डिविडेंड देता है। वो भी कितने सालों को देखेंगे, पिछले 3 सालों का। तो इससे इन्वेस्टर को क्या लग रहा है, बहुत अच्छी कंपनी है,
इसके शेयर्स भी लिस्टेड हैं जो रिकॉग्नाइज्ड एक्सचेंज है, जो BSE NSE है, और इशूअर डिविडेंड भी दे सकता डिविडेंड देगा। तो वो प्रमोटर कंट्रीब्यूशन की इसमें कोई रिक्वायरमेंट नहीं आती है, सेबी ने एग्जाम्प्ट कर दी है। उसके बाद इन अ केस ऑफ कंपनी हैविंग नो आइडेंटिफाइड प्रमोटर, और कोई प्रमोटर ही नहीं है, कोई आइडेंटिफाइड प्रमोटर नहीं है, वो तो बस ऐसे चलते फिरते हमने कंपनी बना दी थी, हम कोई प्रमोटर तो थे नहीं। और थर्ड है इन अ केस ऑफ राइट इशू। राइट इशू में तो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को देते हैं, और इसमें लेटर ऑफ ऑफर जाता है, ऑफर। तो अपन एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को तो पता ही है कंपनी की लिक्विडिटी के बारे में, तो इसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं। अब इसके बाद है एक और लॉक इन रिक्वायरमेंट। अब क्या होता है, अगर मैंने आपको 5 शेयर दिए शेयर, तो कंपनी कुछ लॉक इन पीरियड डिसाइड करती है, मतलब लॉक कर दो उसे। लाइक मैं ए हूँ, मेरे पास 5 शेयर है, और कंपनी का लॉक इन रिक्वायरमेंट है 1 ईयर। तो 1 साल के पहले मैं इस 5 शेयर्स को बेच नहीं सकता, मतलब 1 साल के लिए 5 शेयर्स मेरी लाइबिलिटी है, मतलब लाइबिलिटी मतलब एसेट्स बनी रहेंगी, इसको मैं बेच नहीं सकता। तो अब क्या है, प्रमोटर कॉन्ट्रीब्यूशन 3 ईयर्स। प्रमोटर जो कंट्रीब्यूट करेगा 3 ईयर फ्रॉम द डेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ कमर्शियल प्रोडक्शन और द डेट ऑफ अलॉटमेंट। अब जो 30 करोड़ है, उनसे जो शेयर परचेज किए होंगे, लाइक 1000 शेयर्स, वो मैं प्रमोटर कंट्रीब्यूशन 3 साल तक नहीं बेच सकता, उसे अपने पास रखने पड़ेंगे। फ्रॉम द डेट ऑफ कमर्शियल प्रोडक्शन और द डेट ऑफ अलॉटमेंट। अगर कोई मैंने जैसे कोई प्रोजेक्ट स्टार्ट किया है, लाइक मुझे बनाना है बिल्डिंग, तो जब डेट उसका मतलब जब मैं उसका वर्क काम करूंगा, वो डेट लाइक 1 अक्टूबर को मैं ये स्टार्ट कर रहा हूँ, और जो अलॉटमेंट डेट थी वो थी 5 सितंबर। तो विच एवर इज मतलब लेट मतलब अर्लियर, तो 5 सितंबर को मैं से ये 3 साल गिनेंगे, सॉरी 3 साल इसके गिनेंगे। उसके बाद जो कंट्रीब्यूशन होगा ओवर एंड अबाउट, मतलब जो 30 करोड़ थे, प्रमोटर बहुत दयालु है, उसने 5 करोड़ एक्स्ट्रा कर दिए, तो ये 5 करोड़ है उसके लिए लॉक इन पीरियड है 1 ईयर। और जो सिक्योरिटी हेल्ड बाय अदर पर्सन लाइक नॉर्मल इन्वेस्टर, रिटेल इंडिविजुअल इन्वेस्टर, उनके लिए 1 ईयर, 1 साल तक के लिए वो लॉक इन रिक्वायरमेंट होगा। उसके बाद है अंडर राइटिंग। अंडर राइटिंग तो आपको पता ही है, अंडर राइटिंग मीन्स एन एग्रीमेंट विद और विदाउट कंडीशन टू सब्सक्राइब द सिक्योरिटी ऑफ अ बॉडी कॉर्पोरेट व्हेन द एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स of such body corporate or the public not subscribe the security offered to the public। मीन्स अगर कोई जैसे सब्सक्रिप्शन अनफिल हो गई, लाइक 80% में इशू अटक गया और अंडर राइट है पूरा इशू, तो 20% कौन ले लेगा, अंडर राइटर। तो दिस इज कॉल्ड अंडर राइटिंग ऑफ इशू। अब मैनर ऑफ कॉल क्या है, जो अपन करते हैं फर्स्ट कॉल, सेकेंड कॉल, थर्ड कॉल, फाइनल कॉल, तो इसका झंझट CBICD रेगुलेशन थोड़ा मिटा रहा है, तो इसका क्या पढ़ लेते हैं। द कॉल इन विच द सब्सक्रिप्शन इज प्रपोज टू बी कॉल्ड शुड बी स्ट्रक्चर्ड इन अ मैनर दैट द एंटायर सब्सक्रिप्शन इज कॉल्ड विद इन 1 ईयर, और द इशू साइज अगर एक्सीड करता है 500 करोड़, इट इज नॉट नेसेसरी टू कॉल द एंटायर सब्सक्रिप्शन विद इन 12 मंथ्स। अगर लाइक मेरा 200 करोड़ का था, तो मुझे ऐसा कुछ प्लान करना है, जैसे 10 रुपीज़ है तो कि 10 रुपीज़ मैं विद इन 12 मंथ्स बुलवा लूँ, और अगर ये 500 करोड़ से एक्सीड करता है और 10 रुपीज़ है, तो उसमें कोई रिक्वायरमेंट नहीं है मैनर ऑफ कॉल की, फिर आप लाइक 2 ईयर्स में आप मंगवा सकते हैं। अब इशू ओपनिंग डेट क्या हुआ, आपने फाइल किया ड्राफ्ट ऑफर डॉक्यूमेंट DOP सेबी,
और उसे फाइल कर दिया आरओसी पे भी, आरओसी रजिस्टर ऑफ कंपनी में। अब क्या है, आपने ये सब रिक्वायरमेंट फुलफिल कर ली। अब आप ये लेके घूमेंगे थोड़ी ना, देखो 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 मैंने पूरी कंडीशन फुलफिल कर ली है। तो उसने स्पेसिफाई पीरियड कर लिया कि आप अगर इतने में नहीं कर सकते तो आपका जो वो इनवैलिड हो जाएगा। तो इशूअर में बी ओपन विद इन 12 मंथ फ्रॉम द डेट ऑफ इशुएंस ऑफ द ऑब्जर्वेशन लेटर बाय सेबी। अब ऑब्जर्वेशन लेटर क्या है, मीन्स दिस इज कॉल्ड ड्राफ्ट ऑफर डॉक्यूमेंट, डीओपी। अब इसमें कुछ गलती निकली, लाइक मतलब कुछ भी गलती निकली, तो सेबी ने इंस्ट्रक्शन दिया होगा कंपनी को। तो जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर या प्रमोटर है, बेसिकली प्रमोटर होता है, प्रमोटर इसे ठीक करेगा। तो जो इंस्ट्रक्शन दिया होता है वो ऑब्जर्वेशन लेटर के थ्रू दिया जाता है कि मुझे ऑब्जर्व हुआ है कि इसके मुझे कुछ खराबी है। अगर उसने ये इशू किया है तो आपके पास कितना टाइम है, 12 मंथ्स। और अगर ये इशू नहीं किया है तो आपके पास क्या टाइम है, 3 मंथ्स फ्रॉम द एक्सपायरी फ्रॉम द डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ ऑफर डॉक्यूमेंट। मीन्स आज में कितनी तारीख है, 29 अक्टूबर है। आज मैंने फाइल किया है और मुझे ये लेटर मिल गया है, तो मैं ये 31 अक्टूबर से 3 मंथ गिनूंगा, क्योंकि मुझे ऑब्जर्वेशन लेटर मिला नहीं है। तो 31 अक्टूबर से 3 मंथ मीन्स नवंबर, दिसंबर और जनवरी, मतलब 31 जनवरी तक मेरे पास टाइम है कि मैं इशू ला सकता हूँ। और अगर ऑब्जर्वेशन लेटर मिला है तो ये 31 अक्टूबर से 31 अक्टूबर 2016। उसके बाद है सब्सक्रिप्शन लिस्ट। अब सब्सक्रिप्शन लिस्ट मतलब कब कितने समय तक अपन सब्सक्राइब कर सकते हैं। अब पूरे साल तक तो इशू ओपन नहीं रहेगा कि मैं कभी भी चाहूँ, मेरा मन करे मैं रात में 12 बजे फ़ोन लगा रहा हूँ ब्रोकर से, इसके इतने शेयर ले लेना, तो उसकी भी टाइम पीरियड है। द पब्लिक इशू मस्ट बी केप्ट ओपन फॉर एटलीस्ट 3 days, मतलब 3 दिन तक तो खुलना चाहिए। और बट नॉट मोर देन 10 days, इंक्लूडिंग डेज फॉर with the issue is kept open in case of revision in the price band. इशू एटलीस्ट 3 days खुला रहेगा, उसके बाद अब नॉट मोर देन मैक्सिमम 10 days। अब क्या है, ये क्या है, इंक्लूडिंग द डे विच इशू इज केप्ट ओपन, क्या था अपना प्राइस बैंड कितना था, 350 और 400। अब कंपनी को लगा कि शायद मैंने ये प्राइस बैंड बहुत ज़्यादा रख दिया या कम रख दिया, तो वो रिवाइज करेगा प्राइस बैंड। तो उसके लिए एक्स्ट्रा 3 दिन मिल जाएंगे, 3 days। लाइक मैंने इसको रिवाइज किया 300 to 350, तो मेरा पीरियड जैसे मैं अभी आज मतलब 1, 2, 3 ये थी इशू ओपनिंग डेट मेरी, मतलब एटलीस्ट मैं इशू कर दूंगा और 3 को मैं ख़त्म कर दूंगा एट। बट मैंने रिवाइज कर लिया तो मेरे प्लस 3 दिन और आ गए, तो 4, 5, 6, बट नॉट लेटर द मैक्सिमम 10 days है। आप चाहे उसके में कितनी बार रिवाइज कर लीजिए, लाइक मैंने एक बार और रिवाइज कर लिया, लाइक 250 से 300, तो मेरे पास 7, 8, 9 हो गया। तो अब इसमें मैंने इशू कर लिया, तो वो मैक्सिमम 10 days ही मिलेंगे आपको, चाहे आप कितनी बार रिवाइज करें प्राइस बैंड को। अब उसके बाद क्या है, एडवर्टाइजमेंट। ये मतलब प्रचार करो। अब इसको 2 पार्ट में डिवाइड किया, प्री इशू भी हो सकता है, पोस्ट इशू भी हो सकता है। प्री इशू कहाँ करना है, जो प्री इशू तब करना है जब उसकी फाइनल ऑब्जर्वेशन लेटर मतलब अप्रूव्ड हो गया सेबी से। अप्रूव जब अपन फाइलिंग डीओपी करते हैं, ड्राफ्ट ऑफर डीओपी डॉक्यूमेंट, तो वो जो ऑफर डॉक्यूमेंट फाइल करते हैं उसके बाद अपन को प्री इशू एडवर्टाइजमेंट देना है। और कहाँ का देना है, पहला तो इंग्लिश नेशनल वाइड डेली न्यूज़पेपर विद वाइड सर्कुलेशन, मतलब जो इंग्लिश न्यूज़पेपर है और जिसका वाइड सर्कुलेशन ऑल ओवर द इंडिया है उसको करना है। फिर उसके बाद हिंदी दैनिक भास्कर और रीजनल, लाइक मैं गुजराती ही हूँ,
गुजरात में मेरी कंपनी है, तो गुजरात का एक न्यूज़पेपर विथ वाइड सर्कुलेशन, इंग्लिश लोगों को वाले पे इंग्लिश, हिंदी वालों पे हिंदी, और जो गुजरात की कंपनी है उसके लिए गुजराती लैंग्वेज। तो ये पूरा वो हो गया। और कहाँ पर देना है? रीजनल कहीं पर थोड़ी ना होगा, जहाँ पर उसका रजिस्टर्ड ऑफिस हो। रजिस्टर्ड ऑफिस मीन्स मेन ऑफिस, हेड ऑफिस, जहाँ उसका उस रीजनल लैंग्वेज की वो आपको देना है। अब पोस्ट जो होगा उसमें अपन को बहुत सारे देने पड़ेंगे। अब बहुत सारे कैसे? लीड मर्चेंट बैंकर इंश्योर दैट इन ऑल इशू एडवर्टाइजमेंट गिविंग डिटेल्स रिलेटिंग टू ओवर सब्सक्रिप्शन, basis of allotment, number of value and percentage of application, and the date of completion, dispatch of refund order or date of filing of listing application within 10 days from the date of completion of various activities। वही इंग्लिश। अब क्या है, जब अपना इशू खत्म हो जाएगा तो अपन को बहुत सारी डिटेल्स देनी पड़ेंगी, लाइक ओवर सब्सक्रिप्शन की बेसिस कैसे किया, अलॉटमेंट, नंबर ऑफ वैल्यू, परसेंटेज ऑफ एप्लीकेशन, कितनी मुझे एप्लीकेशन आई, ओवर सब्सक्राइब हुआ तो कितनी एप्लीकेशन ज़्यादा से हुआ, कंप्लीशन कब हुआ, अगर कुछ मिनिमम सब्सक्रिप्शन नहीं आया तो रिफंड करना पड़ेगा, या ओवर सब्सक्रिप्शन है तो रिफंड करते हैं, और डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ लिस्टिंग एप्लीकेशन विद इन 10 डेज। मतलब जैसे मेरा आज ख़त्म हो रहा है 15 अक्टूबर को, तो मुझे इसके 10 दिन के अंदर एप्लीकेशन भेजनी पड़ेगी जो स्टॉक एक्सचेंज होगा जिसमें मैंने एग्रीमेंट किया होगा कि भैया मेरी ये वाली सिक्योरिटीज़ है, उससे लिस्ट कर लीजिए और सर ट्रेडिंग मैकेनिज्म स्टार्ट कर लीजिए। अब कहाँ पर करेंगे? वही पहले वाली, इंग्लिश न्यूज़पेपर में, हिंदी न्यूज़पेपर में, और रिलीजन लाइक गुजरात, और रजिस्टर्ड ऑफिस जहाँ सिचुएटेड होगा रजिस्टर्ड ऑफिस। अब आगे बढ़ते हैं। सेकंड, मैनिटरी कलेक्शन सेंटर। मैनिटरी कलेक्शन सेंटर ये होता है जैसे, अब मैं लाइक फिक्स प्राइस मेथड यूज़ कर रहा हूँ और उसमें एसबा यूज़ नहीं कर रहा, मतलब ऑनलाइन नहीं, फिजिकल इशू कर रहा हूँ, फिजिकल। तो क्या होगा, लाइक मुझे इसको जैसे 100 शेयर्स इशू किए और मुझे इसका 10 शेयर्स चाहिए। अब मैं कहाँ जाऊँगा? अब इसकी हेड ऑफिस तो नहीं जाऊँगा कि मुझे 10 शेयर चाहिए भैया, मुझे 10 शेयर्स के लिए एप्लीकेशन फॉर्म दो। तो इसके बहुत सारे इंटरमीडिएट होते हैं, लाइक मैंने इसे बना दिया पंजाब नेशनल बैंक को एक इंटरमीडिएट, ब्रोकर को बना दिया। अगर एसबा यूज़ की है तो उसके जो ब्रांचेज होंगी, जो इसको बोलते हैं SCSB, सेल्फ सर्टिफाइड सिंडिकेट बैंक, तो इन्हें होंगी। तो मैं इनकी जैसे इसकी ब्रांचेस तो ऑल ओवर द वर्ल्ड है, तो इसकी कोई भी ब्रांच पे जाऊंगा, एप्लीकेशन फॉर्म खरीदूंगा और उसे फिल करके इसे दे दूंगा और उसके साथ अमाउंट दे दूंगा। अगर मेरा ब्रोकर है कोई मेरा दोस्त, तो ब्रोकर के थ्रू मैं कर सकता हूँ, या सेल्फ सर्टिफाइड सिंडिकेट बैंक के थ्रू कर सकता हूँ। तो ये सब कौन होंगे? ये PNB ब्रोकर, ये कलेक्शन सेंटर है। कलेक्शन सेंटर मीन्स कलेक्ट करते हैं और कंपनी पास रिपोर्टिंग करते हैं और अमाउंट उसको भेजते हैं। कलेक्शन सेंटर तो अपन समझ चुके हैं। अब मैंडेटरी क्या है? मतलब कंपलसरी। रेगुलेशन रिक्वायर मिनिमम नंबर ऑफ कलेक्शन सेंटर ऑफ इशू ऑफ कैपिटल एट 4 मेट्रोपॉलिटन सिटी लाइक मुंबई, दिल्ली, कोलकाता, चेन्नई। मतलब जो भी आपको कोई भी कलेक्शन सेंटर बनाते हैं, उनके जो ऑफिस होना चाहिए वो मुंबई, दिल्ली, कोलकाता और चेन्नई में तो मैंडेटरी है, और कहीं पे भी हो। जैसे PNB है, लाइक एग्जांपल दे रहा हूँ मैं, PNB है, लाइक इसका ऑफिस है मुंबई में, दिल्ली में, कोलकाता में, चेन्नई में, और कहीं पर भी हो, उससे कोई मतलब नहीं है, इन जगहों पे हो तो होना चाहिए ही। उसके बाद ऑल डेजिग्नेटेड ब्रांच ऑफ SCSB, जो मैंने आपको यहाँ बताया था, सेल्फ सर्टिफाइड सिंडिकेट बैंक डिस्प्लेड ऑन द वेबसाइट ऑफ द बैंक और द बोर्ड आर डीम्ड टू बी कलेक्शन सेंटर। लाइक मैंने एसबा इशू किया है, एसबा के लिए
मैंने सेबी को अपना बैंकर टू द इशू बनाया है, इसे बोलते हैं बैंकर टू द इशू। मीन्स ये मेरा स्पेसिफाइड बैंक है जिसमें मेरे ऑल द ट्रांजेक्शन होंगे। बैंकर मेरा SBI है, तो इसकी जो ब्रांचेस होंगी उससे बोलेंगे SC, वो भी डिस्प्लेड जो जिसकी वेबसाइट पे जो हो रही है उन्हें भी अपन कलेक्शन सेंटर मान सकते हैं। मतलब कोई भी SC जैसे, या मेरे इधर भोपाल में कोई SBI की ब्रांच है, उसमें मैं फॉर्म भरूंगा तो वो भी एक कलेक्शन सेंटर हो सकता है। तो ये मैनेटरी कलेक्शन सेंटर पहले तो 4 होने चाहिए, उसके बाद आप कितने भी आप कर सकते हो, बस 4 की रिक्वायरमेंट आपको फुलफिल करनी पड़ेगी। उसके बाद है मिनिमम सब्सक्रिप्शन। आप 12 से पढ़ते जा रहे होंगे, मिनिमम सब्सक्रिप्शन अगर 90% रिसीव नहीं हुई तो इशू फेल हो जाएगा, रिफंड करना पड़ेगा और कंपनी के बहुत सारे पैसे डूब जाएंगे जितना उसने पूरा मतलब इतना तामझाम किया है। लेकिन अपन एज पर रूल 19 ऑफ द SCR पढ़ेंगे, सिक्योरिटी कॉन्ट्रैक्ट रेगुलेशन एक्ट 1957 का एक्ट है, इसके तहत पढ़ेंगे कि ये क्या प्रोविजन बोलता है। अगर आपने रिसीव नहीं की मिनिमम सब्सक्रिप्शन तो आपको रिफंड करना पड़ेगा विद इन 15 days फ्रॉम द क्लोजर ऑफ द इशू इन अ केस ऑफ नॉन अंडर। मीन्स अगर आपका इशू अंडर राइट नहीं है किसी भी अंडर राइटर से, तो आपको 15 days के अंदर वो रिटर्न करना पड़ेगा पैसा जिससे आपने लिया है। और 70 days ऑफ द क्लोजर ऑफ द इशू इन अ केस ऑफ अंडर रिटन इशू where the minimum subscription including devolvement obligation paid by the underwriter is not received within 60 days। मीन्स अगर आपका इशू अंडर रिटन है तो वो 70 days के अंदर रिफंड करना पड़ेगा। अब इसका 70 days का बाइफिकेशन मैं बताता हूँ आपको। अब 70 days तो बोल दिया उसने, क्या हुआ आज मेरा इशू खत्म हुआ, लाइक 1 अक्टूबर को मेरा इशू एंड हुआ। मुझे 80% सब्सक्रिप्शन मिला, अब मुझे कितना चाहिए 20% और, जो मेरा अंडर राइट किया हुआ है A ने। अब वो अंडर राइट मीन्स क्या होता है कि आपको ये 20% शेयर खरीदने पड़ेंगे, तो उसके पास 60 दिन का टाइम है, अंडर राइटर के पास 60 दिन डे। अगर वो ये 20% शेयर्स खरीद लेता है तो इशू क्या होगा सक्सेसफुल, और अगर नहीं खरीदता है तो 60 दिन के बाद जो 10 दिन बचेंगे उसमें कंपनी को रिफंड करना पड़ेगा। लाइक एग्जांपल लेते हैं अपन, यही एग्जांपल लेते हैं क्योंकि 20% जो लेना था वो 60 दिन में ए ने, जो अंडर राइटर है, उसने वो डिफॉल्टर हो गया, वो कह रहा है मैं नहीं खरीद रहा, तो जो 80% का अमाउंट होगा वो रिफंड करना पड़ेगा विद इन 70 days, और अगर उसने ले लिया है तो इशू सक्सेसफुल हो जाएगा। तो ये दिस इज मिनिमम रिक्वायरमेंट। अब मैं यहाँ पर आपका ये जो लेक्चर है वो एंड कर रहा हूँ। प्लीज सब्सक्राइब, कमेंट, बिकॉज आई डू लॉट ऑफ एफर्ट्स टू मेक दिस प्रेजेंटेशन एंड वीडियो। और एनी क्वेरी और प्रॉब्लम रिलेटेड टू व्हाट्सएप कर सकते हैं आप। इसमें मैं आपका एक अलग ग्रुप भी बना रहा हूँ जिसके बाद फाइनेंस हब, और जो नेक्स्ट पार्ट होगा दिस इज कॉल्ड पार्ट 1, उसमें मैं आपको ये बताऊंगा राइट इशू, बोनस इशू, प्रेफरेंशियल इशू, IPP, QIP, ESOP, इनके बहुत सारे एलिजिबिलिटी है, कंडीशंस हैं, ये कल इसमें अगली बार करूँगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज, प्लीज सब्सक्राइब।